नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम एक ऐसी बहुत ज़रूरी संस्था के बारे में जानेंगे जो अक्सर सुर्खियों से तो दूरी रहती है, पर सच पूछिए तो भारत की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वित्त आयोग की, यानी वो संस्था जो ये तय करती है कि देश के खजाने की चाबियां किसके हाथ में कितनी होंगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि जो भी पैसा देश कमाता है, चाहे वो टैक्स से हो या किसी और तरीके से, आखिर उसका बंटवारा केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बीच में होता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ कोई हिसाब किताब का मामला नहीं है। ये तो देश की एकता और तरक्की से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। असल में ये भारत के पूरे संघीय ढांचे की नींव है। और इस बड़े सवाल का जवाब एक ही नाम में छिपा है, वित्त आयोग। ये कोई आम कमेटी नहीं, बल्कि एक संवैधानिक संस्था है, और इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम है केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का सही बंटवारा करना। ये पक्का करना कि देश की आर्थिक गाड़ी बिना किसी रुकावट के सही पटरी पर चलती रहे। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस आयोग को इतनी ताकत मिलती कहां से है? इसका आधार क्या है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जवाब कहीं और नहीं, हमारे अपने संविधान में ही छिपा है। बस ये एक नंबर याद रखिए, 280। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये वित्त आयोग की शक्ति, उसके अधिकार का असली स्रोत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इसकी शक्ति किसी राजनीतिक दल या सरकार से नहीं आती। नहीं, ये सीधे भारत के संविधान से मिलती है। संविधान ही राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो एक वित्त आयोग का गठन करे, और इसी वजह से इसकी निष्पक्षता और स्वायत्ता बनी रहती है। और देखिए, इसकी गठन की प्रक्रिया भी एकदम साफ है। पहला, इसका गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा, यह हर 5 साल में होता है, या अगर जरूरत पड़े तो उससे पहले भी हो सकता है। ऐसा इसलिए ताकि नीतियां समय और जरूरतों के हिसाब से बदलती रहें। और तीसरा, इसमें एक अध्यक्ष और 4 दूसरे सदस्य होते हैं जो जाहिर है अपने अपने क्षेत्र के माहिर होते हैं। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये आयोग बनता कैसे है, तो चलिए जरा इसके इतिहास पर भी एक नज़र डालते हैं। देखते हैं कि किन लोगों ने इस संस्था को दशकों से एक मजबूत आकार दिया है। इसकी कहानी असल में भारत के आर्थिक इतिहास की ही कहानी है। इसकी कहानी में जो बात वाकई दिलचस्प है वो है इसका लंबा और शानदार इतिहास। सोचिए, 1951 में जब केसी नियोगी के नेतृत्व में पहला आयोग बना था, तब से लेकर आज तक इसने एक लंबा सफर तय किया है। वाई बी चौहान, वाई रेड्डी और एन.के. सिंह, ये सब वो बड़े नाम हैं जिन्होंने इसकी कमान संभाली है। ये दिखाता है कि ये संस्था भारत की आर्थिक यात्रा की हमेशा से एक कितनी अहम गवाह रही है। चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधे आज की बात करते हैं। देखते हैं कि हाल ही में क्या हुआ है, क्योंकि अभी नेतृत्व में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक ऐसा बदलाव जो आने वाले कई सालों के लिए भारत के वित्तीय नक्शे को तय करेगा। तो देखिए, हाल ही में एक बड़ा बदलाव हुआ है। 2017 में जो 15वां वित्त आयोग बना था, उसकी कमान एन.के. सिंह के पास थी और उसका कार्यकाल 2026 तक है। और अब 2023 के आखिर में 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। इसकी अध्यक्षता करेंगे जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब इनकी ही सिफारिशें अगले 5 सालों के लिए देश का आर्थिक रोडमैप तय करने वाली हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है, क्यों हम इस पर बात कर रहे हैं? क्योंकि वित्त आयोग सिर्फ एक कमेटी नहीं है, ये भारत के राजकोषीय संघवाद का, जिसे हम फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं, उसका सबसे मजबूत स्तंभ है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का बंटवारा बिल्कुल सही और पारदर्शी तरीके से हो, ताकि दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ा सकें। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सबसे जरूरी बातें याद रखनी है? पहली बात, ये एक संवैधानिक संस्था है, कोई मामूली बॉडी नहीं। दूसरी, ये पैसे के बंटवारे पर कह सकते हैं कि आखिरी फैसला लेती है। तीसरी, ये पक्का करती है कि देश के हर कोने तक विकास के लिए पैसा पहुंचे। और सबसे बढ़कर ये उस भावना को मजबूत करती है जहां केंद्र और राज्य एक टीम की तरह देश की तरक्की के लिए काम करते हैं। और अब इस सवाल पे सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। जब 16वां वित्त आयोग अपनी सिफारिशें देगा, तो उनका किसी भी राज्य के विकास पर, वहां की योजनाओं पर और उसके भविष्य पर क्या और कैसा असर पड़ेगा?
ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि इसका असर आखिर में हम सब पर ही पड़ता है।